अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हम डेफिनेशन देखें प्लांट फिजियोलॉजी की तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी की ऐसी ब्रांच विच डील्स विद वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ प्लांट बॉडी। अब बॉटनी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जो क्वेश्चंस पौधों के काम करने के बारे होते हैं, मतलब काम करने के बारे में कि पौधा किस तरह से काम करता है, पौधे के अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सच एज हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड टू होल बॉडी, कि एक बीज से पूरा पौधा कैसे बनता है, हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू लीव्स, के पौधे किस तरह से पानी और मादनियात को ज़मीन से जज़्ब करते हैं और पत्तों तक पहुंचाते हैं, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक सल्यूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, पौधे किस तरह से ग्लूकोज पैदा करते हैं और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, हाउ प्लांट्स एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद देयर इन्वायरमेंट, पौधे किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल और अपने जिस्म के साथ एक्सचेंज करते हैं, हाउ प्लांट अडॉप्ट देमसेल्व्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पौधे किस तरह से माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों का मुकाबला करते हैं, एंड हाउ प्लांट प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज़, और पौधे किस तरह से अपने नए बच्चे बनाते हैं ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है वो बरकरार रह सके। अब जितने भी ये सवालात हैं पौधों के मुताल्लिक, तो बॉटनी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पौधों के मुताल्लिक तमाम सवालात के जवाबात के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब पौधे की न्यूट्रिशन क्या है, वो खाते क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है नशोनुमा के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट की, एनी सब्सटेंस डेट प्रोवाइड्स नेसेसरी एलिमेंट्स टू ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो जानदार को ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स अज्जा प्रोवाइड करे उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। या ऐसी चीज़ जो जानवरों को या जानदारों को ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो अहम एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करे उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो पौधों के लिए है वो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है कि वो तमाम अमल, वो तमाम प्रोसेस जिसके अंदर उस जानदार की ग्रोथ के लिए और उस जानदार के जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। 16 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधे की ग्रोथ के लिए 16 एलिमेंट्स बड़े अहम हैं। उनमें से जो 9 हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ज़रूरत होते हैं, उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा तादाद में ज़रूरत हों उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये वो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये 0.05% से ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होते हैं। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को 0.05% से कम तादाद में ज़रूरत हों उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आयरन, बोरान, मैग्नीज़, कॉपर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की तैयारी के अंदर नाइट्रोजन की क्या अहमियत है। नाइट्रोजन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट which is mainly absorbed by the plants from soil through their roots in the form of inorganic nitrogenous compound like nitrates। अब ये जो नाइट्रोजन है ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये पौधे को बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होता है और पौधे क्या करते हैं जड़ों के ज़रिए से नाइट्रेट की सूरत में इसको जज़्ब करते हैं ज़मीन से। अच्छा, द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रेट इन द सॉइल इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ज़मीन के अंदर ये नाइट्रेट्स कहाँ से आते हैं, जैसे ही कोई जानदार मरता है तो उस जानदार के मरने से ये चीज़ हासिल होती है।
उसके बाद है हाउ इन द नाइट्रोजन डिप्लीटेड सॉइल इट कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। हाँ, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन खाद दी जाती है वहाँ पे। इन प्लांट बॉडी दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड आर यूज टू मेक अमाइनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड एंड क्लोरोफिल। अब पौधे के अंदर ये नाइट्रोजन कहाँ इस्तेमाल होती है? ये अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और क्लोरोफिल को बनाने में इस्तेमाल होती है। द अमाइनो एसिड्स आर देन यूटिलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके प्रोटीन तैयार की जाती है। As the protein is the most abundant organic constituent of the plant body, therefore nitrogen deficiency in plant can lead to severe growth retardation। क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये किसी भी पौधे का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, इसलिए कि अगर पौधे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट इज़ द क्लोरोसिस। अब सबसे अहम जो अलामत है नाइट्रोजन की कमी की वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसे कहते हैं? येलोइंग ऑफ प्लांट लीव्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी की वजह से पौधे का पीला हो जाना पत्तों का, इसे कहते हैं क्लोरोसिस। एज द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिट्स क्लोरोफिल फॉर्मेशन। और नाइट्रोजन की कमी से पौधे के अंदर क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स फॉर्मेशन। मैग्नीशियम इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स विच इज मेनली अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम आयन। ये भी नाइट्रोजन की तरह मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पौधे इसको ज़मीन से जड़ों के ज़रिए मैग्नीशियम आयन की सूरत में जज्ब करते हैं। अब ज़मीन के अंदर मैग्नीशियम कहाँ से आता है? ये जब कोई भी पौधा मरता है उसका जो गंध होता है वो ज़मीन में धंसता है तो वहाँ से ये हासिल होता है। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी मैग्नीशियम की, वहाँ पर क्या किया जाता है? लाइम स्टोन, ये ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब पौधे के अंदर ये किस काम का है? पौधे के अंदर ये क्लोरोफिल को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अब अगर ये नहीं होगा पौधे के अंदर क्या होगी? क्लोरोफिल की कमी होगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, पौधा उसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाएंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब पौधे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? अब एक जगह पर वो खुराक की तैयारी करते हैं तो वो पौधे के हर जिस्म तक वो किस तरह से ये अपने खुराक को पहुंचाते हैं। अच्छा, सबसे पहले नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही क्यों है? इन अ प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट अकर एट 3 डिफरेंट लेवल। पौधे के अंदर 3 मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट का अमल होता है। सबसे पहले है एट फर्स्ट लेवल, द मटीरियल्स आर मूव्ड फ्राम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट बॉडी because plant need mineral nutrients and water to maintain its life activities which are to be absorbed from the soil. However, gases like carbon dioxide and oxygen are obtained from air। सबसे पहला लेवल ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे को ज़रूरत होती हैं अपनी खुराक की तैयारी के लिए या अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। अब वो चीज़ें पौधा क्या करता है? फिर बाहर से अपने जिस्म के अंदर ले आता है, और जैसा कि मिनरल्स हैं, वाटर है, ये क्या करता है? जड़ों के ज़रिए से ये जज्ब करता है। उसके बाद एट सेकेंड लेवल, द मटीरियल आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी फ्राम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड to the leaves so that they can be used to prepare organic solutes by photosynthetic activity। अच्छा, कुछ दूसरा लेवल ये होता है कि प्लांट के जिस्म के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक इनऑर्गेनिक आयंस को पहुंचाना। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक आयंस का पौधे के पत्तों तक पहुंचना लाजमी है। जब ये पौधे के पत्ते तक पहुंचेंगे, पौधे का पत्ता क्या करेगा? इनको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा। फिर वो जो ऑर्गेनिक सल्यूट जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जब वो तैयार हो जाएगा फिर उसे मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद एट थर्ड लेवल, द मटीरियल्स आर मूव्ड फ्राम इनसाइड टू आउटसाइड द प्लांट बॉडी बिकॉज व्हेन organic solutes are utilized in plant body, some waste compounds are also produced which are then removed out of the plant body। तीसरा लेवल ये है कि अंदर से बाहर की तरफ चीज़ों का जाना। जब ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज के बनने के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है, जैसे ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को फिर पौधे के जिस्म से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। रूट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच सर्व एज ऑर्गन ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अब ये जो जड़ें हैं ये पौधे का ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर धंसा होता है। इसका काम क्या होता है कि ज़मीन से पानी मिनरल्स को जज्ब करना। इट पोजेसिव
large surface area due to extensive branching system and root hairs which make them favorable for organ of uptake। अब इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्यों? क्योंकि इस जड़ों की बहुत सारी शाखें होती हैं, उन शाखों के ऊपर फिर रूट हेयर्स होती हैं, इसलिए ये मैक्सिमम पानी को, मिनरल्स को ज़मीन से जज़्ब करते हैं। डाइकोट प्लांट हैव टैप रूट विच कंसिस्ट ऑफ थिक प्राइमरी रूट। अब ये जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, इनके जड़ों के ऊपर टैप रूट होती है, जो किसकी बनी होती है? प्राइमरी रूट, जो मोटी होती है। डेट बियर सेवरल सेकेंडरी रूट, फिर उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी रूट्स मौजूद होती हैं। एक बड़ी मेन रूट, उसके ऊपर फिर छोटी छोटी रूट्स शामिल होती हैं। ये सेकेंडरी रूट फर्दर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्शरी रूट्स, फिर उन सेकेंडरी रूट से मज़ीद टर्शरी रूट्स निकल रही होती हैं। On the other hand, monocot plants have fibrous adventitious roots that show no differentiation। उसके अलावा जो मोनोकाट्स होते हैं उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जो वाज़ह नहीं होती कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्शरी कौन सी है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स इन बोथ मोनोपोड एंड डाइकोट रूट द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब रूट्स का बताया जा रहा है कि इनके अंदर क्या क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अंदर की तरफ सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। Many cells of the epidermis have extension that are penetrated the spaces among soil particles। अब ये जो एपिडर्मिस होती हैं ये मिट्टी के अंदर ये फैली हुई होती हैं। These extension of root epidermal cells are called root hairs। इनको कहते हैं रूट हेयर्स कहते हैं इनको। Which increase approximately 67% surface area of the root। ये इन रूट हेयर्स की वजह से उस रूट का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इनर टू द एपिडर्मिस इज द ग्राउंड टिश्यू द कॉर्टेक्स। और उसके अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है? कॉर्टेक्स होती है। उस कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है। उस एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होती है कैस्पेरियन ट्यूब्स। उन कैस्पेरियन ट्यूब्स के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं पेरीसाइकल। उस पेरीसाइकल के अंदर की तरफ जो एक लेयर होती है उसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। उस वेस्कुलर बंडल्स के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं पिथ। ये तमाम लेयर्स हैं किसकी? रूट्स की। सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस, उसके अंदर रूट हेयर्स, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर कैस्पेरियन ट्यूब्स, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ। अपटेक ऑफ मिनरल्स, आयंस एंड वाटर बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो मिनरल्स हैं, ये साल्ट्स हैं, ये पौधे किस तरह से अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं? पौधे दो तरह का अमल इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पौधे इनको अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। अब देखें, जो पौधे की जड़ें हैं वो सबसे अहम काम करती हैं। वो क्या करती हैं? ज़मीन से पानी और मिनरल्स को जज़्ब करती हैं। अच्छा, क्यों जज़्ब करती हैं? ताकि वो चीज़ें पौधे के अंदर पहुंच जाएं, फोटोसिंथेसिस का अमल हो, पौधा खुराक तैयार कर सके। प्लांट रूट्स सर्व टू वाइटल फंक्शन। पौधे की जो जड़ें हैं उनके दो बड़े अहम काम हैं। एंकरिंग द प्लांट इन सॉइल एंड एब्जॉर्बिंग एसेंशियल मिनरल एंड वाटर। एक तो पौधे को ज़मीन के अंदर धंसाना, दूसरा मिनरल्स और पानी को जज़्ब करना। टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर 3 की न्यूट्रिएंट्स। अब फोटोसिंथेसिस के लिए 3 मेन अहम चीज़ें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड लाइट। टू obtain these nutrients roots develop and access। अब इन चीज़ों को जज़्ब करने के लिए पौधों की जड़ें मौजूद होती हैं। extends branching system that and covered by root hair। These root hairs are the primary sites for the absorption of water and minerals। तो इन रूट्स के ऊपर जो रूट हेयर्स होती हैं, उन रूट हेयर्स की मदद से पौधे क्या करते हैं? पानी और मिनरल्स को जज़्ब करते हैं। These root hairs are the primary site with these raw materials प्लांट सिंथेसाइज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे नीड। इनको इस्तेमाल करते हुए पौधा क्या करता है? वो कंपाउंड तैयार करता है जो उनको चाहिए होते हैं। अब ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब कैसे करता है? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट। रूट के ज़रिए से जो मिनरल्स होते हैं वो किस तरह से पौधा उसको जज़्ब करता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल फ्राम वाटर इन द सॉइल। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से, अच्छा पौधे क्या करते हैं? ये जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, उन पानी के अंदर जो मिनरल जज़्ब होते हैं उनको पौधा क्या करता है?
जड़ों के ज़रिए से जज्ब कर लेता है। ऐसे मिनरल्स जो मिट्टी के अंदर मौजूद पानी के अंदर जज्ब नहीं होते, पौधा उनको जज्ब नहीं कर सकता। तो पौधा क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इन मिनरल्स को जज्ब करता है और फिर उससे एटीपी बनाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं कि चीज़ों का या मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा से कम वाली जगह की तरफ चले जाना, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कुछ प्रोटीन्स, उनकी मदद से मॉलिक्यूल्स का बाहर से अंदर की तरफ जाना सेल के, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का कम से ज़्यादा तादाद की तरफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जाना, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मटेरियल्स का ज़्यादा से कम वाली जगह की तरफ बग़ैर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जाना, इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब जड़ों के ज़रिए से पानी कैसे जज्ब किया जाता है। अब ये जो पौधे हैं वो जड़ों के ज़रिए से पानी को पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से अपने अंदर ले जाते हैं। उस अमल को कहते हैं ऑस्मोसिस। पानी के मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह या ज़्यादा से कम वाली जगह की तरफ जाना पानी के मॉलिक्यूल्स का, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर तो पानी सेल के अंदर जाए बाहर से, उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। और अगर पानी सेल से बाहर आ जाए, उसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। उसके बाद है ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन किसे कहते हैं कि पौधे की सतह से पानी का बुखरात बन के उड़ जाना, इसको कहते हैं ट्रांसपैरेशन। और जो 90% ट्रांसपैरेशन का अमल होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। पौधे के पत्ते के अंदर जो सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके ज़रिए से पानी बुखरात बन के उड़ जाता है, इसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। और पौधे की छाल के ऊपर, बार्क के ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर जो सुराख होते हैं, उनकी मदद से अगर निकल जाए पौधे का पानी ट्रांसपैरेशन के ज़रिए, इसको कहते हैं क्यूटिकल ट्रांसपैरेशन। और जो दरख्त की छाल होती है, उनको लेंटिसेल्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर जो सुराख होते हैं, उनके ज़रिए से भी अगर पौधे का पानी निकल जाए, उसको भी क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन। उसके बाद है रिलेशन ऑफ ट्रांसपैरेशन विद लीफ सरफेस एरिया एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कि भाई देखिए, अगर पौधे का जो पत्ता है वो बड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उस सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस पत्ते के ऊपर जो सुराख होंगे, जो स्टोमेटा होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। तो जब सुराख ज़्यादा होंगे तो उनसे पानी ट्रांसपायर भी ज़्यादा होगा। तो अगर पौधे का पत्ता छोटा है, उसके ऊपर स्टोमेटा भी कम होंगे, तो उससे पानी भी वो कम ट्रांसपायर होगा। उसके बाद है वो फैक्टर जो ट्रांसपैरेशन के अमल के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, विंड। अब देखें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर ट्रांसपैरेशन को जो अमल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपैरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपैरेशन का अमल भी कम होगा। उसके बाद है विंड। विंड के साथ भी ऐसा ही है, अगर तो विंड ज़्यादा है, विंड है, तो फिर ट्रांसपैरेशन का अमल ज़्यादा होगा। अगर विंड नहीं है तो फिर ट्रांसपैरेशन का अमल भी लो होगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, नमी। अगर तो फ़िज़ा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपैरेशन का अमल कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपैरेशन का अमल ज़्यादा होगा। उसके बाद है एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विद इन द प्लांट बॉडी। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि जड़ों के ज़रिए पौधे मिनरल और वाटर को जज्ब करते हैं और फिर उन्हीं को वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स का, मिनरल्स का, वाटर का या मॉलिक्यूल्स का मूव करना, इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको करने के लिए क्या चाहिए होती है, फोर्स चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। अच्छा, अब ये जो एसेंट ऑफ सैप है, ये जो पानी और जो मिनरल्स हल हो गए हैं, तो उनके हल होने से जो सोल्यूशन बना है उसको कहते हैं सैप।
अब ये जो सैप है ये फिर किसके ज़रिए से जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ? जाइलम टिश्यू के ज़रिए से जाएगा। पौधे के अंदर जाइलम टिश्यू मौजूद होते हैं जो इस सैप को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद है टैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक 4 चीज़ें हैं वो आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं। एडहीजन, कोहीजन, ट्रांसपरेशनल पुल और टेंशन। सबसे पहले है ट्रांसपरेशनल पुल। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से उस पत्ते के अंदर जो पानी होता है वो ट्रांसपरेशन बुखारात बन के वो उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो उसके पीछे जो मॉलिक्यूल होता है वो उसकी जगह आ जाता है। अब फिर उसकी जगह जो होता है उस मॉलिक्यूल्स की जगह खाली हो जाती है, उसके पीछे वाला जो होता है वो उसकी जगह आ जाता है। अब ये जो पूरा खिंचाव पैदा होता है नीचे तक, इसको कहते हैं ट्रांसपरेशनल पुल। उसके बाद है एडहीजन, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में और दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ा होना, इसको कहते हैं एडहीजन। जैसा कि वॉल ऑफ जाइलम, पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में और जाइलम की वॉल्स के साथ जुड़ा होना, इसको कहते हैं एडहीजन। उसके बाद है कोहीजन एंड टेंशन। अच्छा, कोहीजन कहते हैं 2 पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ा होना, इसको कहते हैं कोहीजन। टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन रेफर टू टेंशन क्रिएटेड इन द वाटर कॉलम। अब इस ट्रांसपरेशन की वजह से जो उस पानी के मॉलिक्यूल्स के कॉलम के अंदर जो खिंचाव पैदा होता है उसको कहते हैं टेंशन। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट विद इन द प्लांट बॉडी। अब ये जो सोल्यूट बनता है, ग्लूकोज बनाते हैं, ये फिर पौधे किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं? अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज या ऑर्गेनिक सोल्यूट के जाने का जो जगह है वो है फ्लोएम। फ्लोएम के ज़रिए से ये जो ग्लूकोज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब इसकी ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, ये पौधे के किसी हिस्से की तरफ भी जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेज ये सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, जहाँ पर ये ग्लूकोज बनता है वहाँ से ये उस तरफ मूव करता है जहाँ पर इसने जमा होना होता है, जिसको सिंक कहते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर पानी जमा होता है, ये फ्लोएम के अंदर मूव करता है, साथ जाइलम से पानी एब्जॉर्ब होके उस फ्लोएम के अंदर आ जाता है, जिससे ग्लूकोज और पानी का आपस में सैप बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। फिर वो होता है कि वो मिक्सचर मूव करते करते सिंक तक पहुंचता है। जैसे ही सिंक तक पहुंचता है वो पानी वहाँ से निकल जाता है और जाइलम में चला जाता है, और वो जो सल्यूट होता है या ग्लूकोज होता है उसी जगह पर ही रह जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब देखें, ये जो पौधे हैं उनके अंदर गैस एक्सचेंज का अमल क्यों होता है? रिस्पिरेशन की वजह से होता है। ग्लूकोज को तोड़ना, उसमें से एनर्जी हासिल करने के लिए ये गैस एक्सचेंज का अमल होता है। अब पौधे किसके ज़रिए से ये गैस एक्सचेंज का अमल करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, लेंटिसेल्स के ज़रिए भी करते हैं। दिन के टाइम क्या हो रहा होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल भी हो रहा होता है और रिस्पिरेशन का अमल भी हो रहा होता है। पौधे क्या करते हैं? माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, और ऑक्सीजन को माहौल के अंदर खारिज कर रहे होते हैं। और रिस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे क्या करते हैं? माहौल से ऑक्सीजन लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते रहते हैं। उसके बाद है कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा पॉइंट जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो बराबर हो जाए, जितनी इस्तेमाल हो रही हो उतनी बन रही हो, इसको कहते हैं कंपनसेशन पीरियड। उसके बाद है पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन रूट्स। पौधे भी क्या करते हैं? अपनी जड़ों के ज़रिए, उनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके ज़रिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि पौधे किस तरह से अपने माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बावजूद अपने जिस्म के अंदरूनी हालात को बरकरार रखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस का अमल ज़रूरी है क्यों? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पौधे होम्योस्टेसिस का अमल नहीं करते, माहौल के अंदर तब्दीली होने के वजह से वो अपने माहौल का जो
अपने जिस्म के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो हालात है, जो कंडीशन है, वो मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते। वो अपने डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए पौधे को अपने अंदर का जो कंडीशन है, हालात हैं, उनको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब पौधे एक्सक्रीट कैसे करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल वो बनाते हैं वो किस तरह से अपने जिस्म से रिमूव करते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, पत्तों के ज़रिए अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, या फिर वो अपने ख़ास ऑर्गन्स के अंदर भी उस वेस्ट मटेरियल को जमा कर लेते हैं, फिर उसको वक्त के साथ साथ रिमूव करते रहते हैं, या फिर वो अपने जिस्म के ऊपर भी उस वेस्ट मटेरियल को खारिज कर देते हैं। अब एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से रिमूव करते हैं। ये दिन के टाइम पौधे क्या करते हैं, अपना जो कार्बन ऑक्सीजन बना रहे होते हैं वो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रात के टाइम और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन में बनता है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो इजाफी होता है वो फिर स्टोमेटा और लेंटी सेल्स के ज़रिए से वो अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को किस तरह निकालते हैं, पौधे ट्रांसपिरेशन और गुटेशन के ज़रिए से अपने वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स, पत्तों के ज़रिए भी पौधे अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल उनके जिस्म के अंदर बनता है वो अपने पत्तों के अंदर जमा करते जाते हैं। जब हर सीज़न के अंदर वो अपने पत्तों को गिराते हैं तो उस वेस्ट मटेरियल को भी वो अपने जिस्म से निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम्स एंड ब्रांचेस, कुछ पौधे क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को, अपने केमिकल्स को अपने स्टेम्स, अपनी शाखों के अंदर जमा कर लेते हैं, उसको कहते हैं इबोनी। उस वेस्ट मटेरियल के जमा करने की वजह से उसके जो वो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है। अब केमिकल्स के जमा होने की वजह से उस एरिया का डार्क होना, इसको कहते हैं इबोनी। उसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स, जड़ों के ज़रिए भी पौधे अपने केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट या ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले है हाइपोटोनिक सिचुएशन। अब हाइपोटोनिक सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन अ सेल इन अ वाटरी इन्वायरमेंट विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट डिसॉल्व वाटर मूव्स इनटू द सेल। अच्छा, तो जब पौधा ऐसे माहौल के अंदर होगा जो हाइपोटोनिक होगा, जिसमें पानी की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की तादाद बहुत कम होगी, जिससे क्या होगा, पानी अंदर की तरफ आएगा सेल के और सेल फूल जाएगा। उसके बाद है हाइपरटोनिक सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें पानी कम सॉल्यूट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी सेल के बाहर जाता है और सेल वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। उसके बाद है आइसोटोनिक। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें सॉल्यूट, पौधा ऐसे माहौल के अंदर रह रहा होता है जिसके अंदर वाटर और सॉल्यूट की तादाद दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप। अब पौधे किस तरह से अपने वाटर की एडजस्टमेंट करते हैं अपने अंदर, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए करते हैं, स्टोमेटल प्लेसमेंट की वजह से, स्टोमेटल बिहेवियर की वजह से, क्यूटिकल थिकनेस की वजह से और वाटर स्टोरेज। इन चीज़ों के ज़रिए पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर की तादाद को मेंटेन रख रहे होते हैं।